गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि सर 10th का आप क्यों नहीं थोड़ा सा कंटेंट डालते हैं, 4 ही चैप्टर हैं, आपको बहुत आसानी से पढ़ा देंगे। काफ़ी सारे बच्चों के मुझे पर्सनल मैसेज आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैं नहीं पढ़ा रहा था और उनको मैंने रिप्लाई किया कि यार 10th बड़ा आसान क्लास है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़रूरत है। बट उन्होंने कहा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, 10th के बच्चों के लिए 10th ही टफ है, क्योंकि वो वहीं तक पढ़े हैं। आप आज चूंकि जेई और नीट को पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए आसान हो सकता है। तो मुझे उनकी बात एक ही बार में समझ में आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग किसी भी अन्य चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कंटेंट से। अगर कंटेंट आपको अप टू द मार्क मिले तो जहां से मिले आप बस पढ़ते चलो यार। कौन दे रहा है, ऑनलाइन ले रहे हैं कि ऑफलाइन ले रहे हैं, इन सब बातों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आनी चाहिए चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यार से, इसमें लिखना बहुत पड़ता है, क्लास 10th में लिखना बहुत पड़ता है। और मैं वो शॉर्टकट तरीका और अब आराम पसंद वाला काम नहीं कि स्लाइड लगा दो और आपको पढ़ा दो, ऐसा संभव नहीं है, ना ही वो कारगर है। तो आप भी अगर सच में पढ़ने के लिए बैठे हैं क्लास 10th का लेक्चर, तो आप पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे। आपने कहा अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। मतलब कि अगर कहें हम तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ऐसा चैप्टर का नाम है। क्लास 10 तक चैप्टर के नाम में ही आधी से ज्यादा चीजें आपको दे दी जाती है, बस आपको वो समझ में नहीं आता है, इसलिए वो चैप्टर आपको रटने जैसा लगता है। बहुत ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर विल बी डीलिंग विथ केमिकल रिएक्शंस एंड द सेकेंड पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डीलिंग विथ इक्वेशंस। आपने कहा कि ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नाम है इसका। अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट पे आपको डिफाइन करना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें लिखना बहुत पड़ता है टीचर्स को, अगर आप ऐसे बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो, क्योंकि टेक्निकल नहीं है ना, अभी आपको बहुत चीज एकदम बेसिक से समझानी होगी। तो जरा देखिएगा, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं और एग्जाम में भी आप ऐसे बोर्ड्स के अंदर ऐसे बुलेट पॉइंट बना के लिखें तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, राम कहानी नहीं लिखनी। आपने कहा ठीक है। द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ conversion of substances substance called reactants into another substance called product through breaking of old bonds। बहुत ध्यान से देखिएगा, through breaking of old bonds and formation of new bonds। फॉर्मेशन ऑफ क्या मेरे बच्चों, न्यू बॉन्ड्स इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। आपने कहा ठीक है सर, अद्भुत बात, बहुत बढ़िया बात। तो जैसे ही बोर्ड के अंदर आया, सर क्या हम आपका जो डेफिनेशन है उसको मेमोराइज करके लिखे, नहीं, लेकिन इस हर डेफिनेशन के कुछ की पॉइंट्स होते हैं। जैसे देखिए, ये एक प्रोसेस है क्या करने के लिए, कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस का। एक सब्सटेंस जिसको रिएक्टेंट कहते हैं वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। और सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, बाकी चीजें तो आप बना के लिखेंगे एग्जाम में, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अगर किसी भी प्रक्रिया में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और वो इस तरह से कन्वर्ट हो कि ब्रेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स हो, सॉरी ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स हो और मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स हो, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आपने कहा अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इससे आगे बढ़ें अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हमें एक डेफिनेशन और, अ परमानेंट चेंज अ परमानेंट चेंज through which reactant converts reactants
गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चेंज होगा वो टेम्पररी नहीं होगा, दैट चेंज विल बी परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि आप एक बार अगर कोई कंपाउंड बन गया तो आप रिवर्ट करके उसको उसके कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ पाएंगे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ परमानेंट चेंज। आपने कहा अच्छी बात है सर। अगर आप इसको डेफिनेशंस को देखें तो अगर बोर्ड में पूछेगा तो हम दोनों बात लिखेंगे, इफ वी हैव सफिशिएंट टाइम। अगर सफिशिएंट टाइम नहीं है तो कोई भी एक डेफिनेशन लिख देंगे तो हमारा काम चल जाने वाला है। अब समझते हैं कि कह क्या रहे हैं। मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट था A2 जो कि गैसियस फॉर्म में था, कोई रिएक्टेंट था B2 जो भी गैसियस फॉर्म में था, और ये दोनों मिल करके एक प्रोडक्ट बनाया AB। आपने कहा ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अगर प्रोडक्ट हमारा AB बना है और रिएक्टेंट अपने ये दोनों है, तो आप बताइए क्या एटम्स की संख्या सेम है? एक व्यक्ति थे जिनको मार दिया गया था, आपको याद होगा, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नाम था उनका लेवोजियर, और यहाँ पर ओ के ऊपर डबल डॉट रहता है। डबल डॉट में फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन के अंदर इसको आ पढ़ा जाता है, ओ की जगह आ, तो द नेम शुड बी लेवाजियर, बट हम लोग लेवोजियर भी कह सकते हैं। आपने कहा अच्छी बात है। ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं फिर से बता रहा हूं, ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भैया जितना मास जाएगा रिएक्शन में उतना ही मास कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो अगर आप देखें तो यहाँ 2A 2B एटम दिख रहे हैं, यहाँ पर एक एक दिख रहा है, तो इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने मोल 9th क्लास में थोड़ा भी पढ़ा है तो यहाँ 1 मोल A2 1 मोल B2 से रिएक्ट करके 2 मोल AB बना रहा है। तो सर इसमें समझना क्या है, समझाता हूं। तो इसी पूरे प्रक्रिया को, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो देखिए, पहले ये A2 कुछ ऐसे दिखता होगा, A के साथ बॉन्डिंग में होगा, ये ओल्ड बॉन्ड है। अच्छा, फिर आपके पास B2 आया, ये B2 कुछ ऐसे दिखता होगा। आपने कहा कि ठीक है सर, सर हमें दूसरे तरीके से भी समझा देना। बिल्कुल समझा देंगे, पहले अभी मेरा तरीका देखिए। जैसे ही रिएक्शन इनिशिएट होगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर, जिसको हम रिएक्शन के प्रोसेस पैरामीटर्स कहते हैं, तो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस पैरामीटर के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे और ये आपस में कोलाइड करेंगे। मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं। ये इसके पास आया, इसके पास आया। अच्छा, तो इस स्टेप को हम सेकंड अलग से दिखाते हैं ताकि आप एग्जाम में भी जब बनाएं तो एग्जामिनर को पूरी तरह से बातें क्लियर हो। देखिए अब AABB अब यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो गया होगा, ये प्लस साइन खत्म हो गया क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों जुड़ेगा ही। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये दोनों, ये वाले जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ये वाले जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ये टूटेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। अगर आप देख पा रहे हो तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स यहाँ पर हुआ है। आपने कहा हाँ सर हुआ होगा। और जब ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड होगा तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसको दोबारा बना रहे हैं कुछ ऐसे कि जहां पर था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहां पर वीक, देखिए, और जहां पर था वीक वहां बना दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग। इसी को कहते हैं कन्वर्जन। और ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब बहुत ही कम समय के लिए बनता है, बहुत ही कम समय के लिए। इसको इंटरमीडिएट भी आप कभी कभी सुनेंगे, इसका नाम एक इंटरमीडिएट भी है। अब ये क्या होगा कि ये जो वीक बॉन्ड हो गए ये खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है। और यहाँ पर देखिए कि फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा AB और AB, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 2 मोल AB आपको मिल गया। आपने कहा हाँ सर। शुरू कहाँ से किया था? 1 मोल A2 1 मोल B2। एटम के टर्म्स में बात करें तो 2 A के एटम थे, 2 B के एटम थे, दोनों मिले आपस में। पहले ये वाला इंटरेक्शन था मजबूत, तो इसको एकदम सॉलिड लाइन से दिखाया, फिर डॉटेड लाइन से दिखाया। अच्छा, अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट कन्वर्जन या ट्रांजिएंट स्टेट कन्वर्जन। ट्रांजिएंट मतलब बहुत क्षणिक होता है, एफिमेरल भी बोलते हैं इंग्लिश में, कि कोई चीज बहुत ही क्षणिक थोड़े से समय के लिए बनी हो। फिर क्या होगा, ये दोनों, ये वाले पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ अगर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड हो रहा है मेरे बच्चों, तो यहाँ हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। आपने कहा सर सुंदर बात है सर, मजा ही आ जाता है। क्या आपको समझ में आ गया यार कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अब हम इसको रट के थोड़ी जाएंगे एग्जाम। अब हमारे लिए ये
दिनचर्या की बात है, नॉर्मल सी बात कि द कन्वर्जन ऑफ अ सबस्टांस कॉल्ड रिएक्टेंट, क्योंकि वो सबस्टांस ही है, वो पदार्थ ही है, लेकिन हमारे लिए वो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का एक और नाम है सर, कह दो, कह ही दो, तो रिएक्टेंट्स को आप सबस्ट्रेट भी कहते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सबस्ट्रेट। और सुंदर इंग्लिश में देखो, बोर्ड्स एग्जाम आर ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, आप कितना बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन करते हो, दैट मैटर्स ओनली। अगर आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके आओगे, आपके हाफ मार्क्स भी कटने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए, आपके हाफ मार्क्स भी कटने वाले नहीं है। आपने कहा ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो हम देखते हैं कि सर यहाँ तक तो हमारी क्लैरिटी बन गई कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सबस्टांस कॉल्ड रिएक्टेंट्स इनटू अनदर सबस्टांस कॉल्ड प्रोडक्ट्स थ्रू ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। आपने कहा सुंदर बात है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, बहुत ही आराम से। मैंने बोला कि हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट में बांट करके पढ़ रहे हैं, तो पहला पार्ट बहुत कंफर्टेबली पढ़ेंगे, और वो पहला पार्ट क्या है सर, कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं पहले समझें। तो हमने अभी दो बातें सीखी, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, और जो बीच में जो एक स्टेट आता है फॉर सम टाइम, दैट स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट। दैट स्टेट इज वेरी एफिमेरल, बहुत ही कम समय के लिए क्षणिक रूप से वो आपके सामने आता है, फिर फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। और जब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो जो पुराने बॉन्ड्स थे वो उसमें नहीं होते हैं, नए तरह के रिलेशन बनते हैं, ए बी के साथ कनेक्ट हो जाता है और दूसरा है दूसरे बी के साथ, यानी कि दो मूल ए बी बनता है। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़िए। हम कैसे समझें कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, हम कैसे समझें कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो पहचान है, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि आप कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कहीं पर हुआ होगा। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको कहीं चेंज ऑफ स्टेट दिखे, अच्छा, कहीं पर आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखे, कहीं पर आपको चेंज ऑफ कलर दिखे, चेंज ऑफ स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ कलर एंड राइज इन टेम्परेचर, SECR, बहुत प्यार से देखिएगा, SECR, ऐसे ही याद रखना है। तो फर्स्ट देखिए कि हमने बोला कि पहला कहानी क्या था, कि आप कब समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आपने कहा कि सर अभी अभी तो आप कह रहे थे चेंज इन स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब उसका फेज है, फिजिकल एग्जिस्टेंस की, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पर H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस आपको कन्वर्ट होता दिखेगा ट्वाइस HCl गैसियस में, अच्छा, तो सर यहाँ तो स्टेट नहीं बदला, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है? क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है? तो मेरा जवाब होगा कि सर बिल्कुल हुआ है केमिकल रिएक्शन। तो सर यहाँ पे सिर्फ मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट हो, सिर्फ इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, सिर्फ चेंज ऑफ कलर हो, या सिर्फ राइज इन टेम्परेचर हो। जब ये रिएक्शन होगा तो राइज इन टेम्परेचर की वजह से इसको आप रिएक्शन कहेंगे, लेकिन अगर इन चारों में से कोई भी चीज हो रही होगी तो आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। सर तो चेंज इन स्टेट वाले का एग्जांपल दो, जानबूझ के मैंने ये दिया। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे कहूं कि H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस मिला, और आपको H2O मिला लेकिन लिक्विड फॉर्म में मिला, अच्छा, अच्छी बात है सर। तो यहाँ ट्वाइस H2 कर दो और यहाँ ट्वाइस कर दो, तो देखिए ट्वाइस H2 प्लस O2, ट्वाइस H2O दे रहा है, रिएक्शन बैलेंस है। मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज द पार्ट ऑफ द इक्वेशन, बट एज अ टीचर मेरा ये कर्तव्य है कि मैं भी से ही आपको बैलेंस रिएक्शन लिखता चलूं। तो क्या चेंज ऑफ स्टेट का ये एग्जांपल है? नहीं है। चेंज ऑफ स्टेट का एग्जांपल ये है, बस इतना सा बात ध्यान रखना है कि जब जहां जो लिखेंगे उसके प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट बट इट इज अ केमिकल रिएक्शन और नॉट, आंसर है यस, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट आपको फॉर्म होकर मिल रहा है। आपने कहा ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि देखिए यहाँ A2 प्लस B2 मिलके ट्वाइस AB दिया, मतलब A2 प्लस B2 मिलके दो मोल AB आपको दे रहा है। आपने कहा अच्छी बात है। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो गैस था और फर्दर जाकर के लिक्विड बन गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, दिस इज द सुटेबल एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। सेकंड अगर हम देखें तो हमने कहा आपको
इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, अगर आपने कभी Zn सॉलिड को रिएक्ट कराया HCl गैसियस के साथ, तो ये आपको दे देगा ZnCl2 प्लस H2। तो देखिए यहाँ पर H2 गैस आपको निकलता हुआ दिखा कि नहीं दिखा? आपने कहा ठीक है, यहाँ पर अगर आप HCl एक्वस कर दें तो आप ZnCl2 को एक्वस लिख पाएंगे। एक्वस का मतलब कि ये पूरा रिएक्शन जो है ये वाटर यानी कि एक्वस मीडियम में हो रहा है। देयर कैन बी टू मीडियम्स विच आर वेरी वेरी पॉपुलर। देयर आर टू मीडियम्स, वन इज गैसियस फेज, अनदर इज एक्वस मीडियम। तो आपने कहा अच्छी बात है सर, खूब ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ भी अगर बैलेंसिंग करूं तो मैं बोलूंगा Zn प्लस ट्वाइस HCl एक्वस, ZnCl2 प्लस H2 आपको दे रहा है। तो यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस की वजह से दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है सर। थर्ड में अगर आप देखें इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद मैंने बोला आपको सी, इसका मतलब चेंज इन कलर। आपको कहीं पर चेंज इन कलर दिख जाए, चेंज इन कलर दिख जाए, मैं इस पर यहाँ पर आपको एक स्टार लगा दे रहा हूँ कि इस टॉपिक के बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा एज ए 10th स्टूडेंट, और आपको ये कंटिन्यूअसली 11 12 जहां तक भी आप पढ़ेंगे आपको काम देगा। तो चेंज इन कलर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास CuSO4 एक्वस था, प्लस इसके आगे हमने कोई भी, आपके बुक में है आयरन का एग्जांपल कि आयरन का नील डाल देते हैं तो ये बन जाता है FeSO4 प्लस कॉपर सॉलिड। तो अब ये एक्वस हो गया और कॉपर सॉलिड हो गया, पहले ये एक्वस था। एक्चुअल में देखिए मैं साइड में कहानी बता दूं कि CuSO4.5H2O इज द एक्चुअल नेम या एक्चुअल फॉर्मूला। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअल कहानी कुछ और है। एक्चुअल में एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और 4 वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में मौजूद होते हैं। WOF लिख रहा हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, सॉरी WOC। आपने कहा अच्छी बात है सर, लेकिन इसको बोलते क्या है सर? इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। अभी आपको इसमें नहीं जाना है कि कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, अभी आपको सीधा CuSO4 एक्वस लिखना है। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल, हिंदी में कहते हैं इसको नीला थोथा। नाम ही इसका बेचारा का बहुत प्यारा है, नीला थोथा। ठीक है सर, विट्रियोल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए कॉपर प्लस H2SO4 अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा CuSO4 प्लस H2, और ये CuSO4 को अगर एक्सेस ऑफ वाटर में आप डिजोल्व होने का मौका देंगे तो ये उतना ही वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा जितनी इसकी जरूरत है, और ये बन जाएगा CuSO4.5H2O। क्यों सर 5 ही लिया? क्योंकि जितने वाटर मॉलिक्यूल, तो भाई वो तो कंपाउंड का अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिस कंपाउंड को जितना वाटर का एफिनिटी होगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा वो। अच्छी बात। सर पहली बार सीख रहे हैं तो भाई कभी ना कभी तो सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे? आपने कहा ठीक है, तो एक्सेस ऑफ वाटर डालेंगे दैट विल कन्वर्टेड टू CuSO4.5H2O। तो अब जो ये बेचारा प्यारा सा प्राणी H2SO4 है, इसको अगर आप देखें इट इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल पानी की तरह। मैं ग्लास में H2SO4 रख दूं, एक ग्लास में एकदम प्योर वाटर रख दूं, कौन सा वाला जो विराट कोहली वगैरह पीता है, वो ब्लैक अल्कलाइन नहीं, प्योर वाटर जो स्पार्कलिंग वाटर, एकदम चमकता हुआ पानी। तो जैसा पानी दिखेगा एग्जैक्टली वैसा H2SO4 दिखेगा। इसलिए इसको एक प्यारा सा नाम दिया गया जो काफी पॉपुलर हुआ, ऑयल ऑफ विट्रियोल। और चूंकि ये ऑयल ऑफ विट्रियोल से बनता है और इसका कलर हो जाता है ब्लू, इसलिए इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों भूलेंगे भाई, इतने मूर्ख तो नहीं है आप। आपने कहा बिल्कुल सर। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पर कि हमारा 3 केस हो गया, चेंज ऑफ स्टेट हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, चेंज इन कलर हो गया। आपने कहा सुंदर बात है, अद्भुत बात है। तो यहाँ पर पहले ये था ब्लू कलर का, और अब ये ब्लू कलर से फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, तो आपने बोला ठीक है ग्रीन कलर का बन जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ तक पढ़ के यहाँ तक सब कुछ को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर को समझ लिया है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको ब्लू विट्रियोल के बारे में जानकारी मिल गई है। एक और बात है राइज इन टेम्परेचर का। आपने कहा ठीक है, मैं इसमें से कोई भी एग्जाम्पल उठा लूं मेरे बच्चों, कोई भी एग्जाम्पल, तो हमको वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोडक्ट साइड में बढ़ा हुआ मिलेगा कि ड्यूरिंग रिएक्शन थोड़ा सा ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड में कुछ जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही आपको हीट के रूप में निकलता हुआ दिखेगा। जैसे आप कभी भी यहीं से एग्जांपल ले लो लास्ट वाले केस का,
कि आपने एक सॉल्यूशन के अंदर यही CuSO4 एक्वस रखा और इसमें Fe आपके किताब में लिखा है, आप इसमें कोई भी ज्यादा एक्टिव जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, मान लीजिए कि मैंने इसमें जिंक का रॉड डाला है, तो जिंक का रॉड जैसे आपके घरों में होता है ना, जैसे आपके घरों में होता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर आप बैठे हुए हैं तो आपके पापा अगर वहां गए तो आप अपने आप कुर्सी से उठ जाते हैं, उठ जाते हैं। कहीं पर अगर आपके पापा बैठे हुए हैं और आपके दादाजी आ गए तो वो खड़े हो जाते हैं और उनको जगह देते हैं। सेम वही होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो जब रिएक्ट करता है तो जो कम रिएक्टिव मेटल होता है उठ के खड़ा होकर चला जाता है वहां से। मतलब कि आपने देखा कि CuSO4 कम रिएक्टिव है जिंक से, तो जब जिंक सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करने आएगा तो CuSO4 एक्वस है, मतलब ये कंपाउंड बना के वाटर के अंदर बैठा हुआ है, घुला हुआ है, आपने कहा ठीक है। तो जब ये जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा मेरे बच्चों तो ये बन जाएगा ZnSO4, अब ये एक्वस फॉर्म में होगा और कॉपर बन जाएगा सॉलिड। आपने कहा खूबसूरत बात है। और अगर आपने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर एक प्यारा सा डिवाइस जिसको आप थर्मामीटर कहते हैं, अगर आपने यहाँ पर थर्मामीटर लगा दिया, थर्मोमीटर आपने यहाँ प्लेस कर दिया, तो आपको इसका टेम्परेचर राइज दिखेगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इन चारों प्रक्रियाओं को अगर आपने लिख दिया कि हाउ कैन यू, अब एग्जाम में क्या पूछेगा, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, हाउ यू कैन कंक्लूड दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कैसे आप ये कंक्लूड करोगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो आप कहेंगे SECR, चेंज ऑफ स्टेट हुआ होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ होगा, चेंज इन कलर हुआ होगा एंड राइज इन टेम्परेचर हुआ होगा। आपने कहा सुंदर बात है, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान है इसको समझना। अब आप जा करके अपना एनसीईआरटी पढ़िए तो आपको अच्छा लगेगा। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यार से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने अगर यहां पर कहा हमसे कि सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी हम लोग किस पार्ट में है बच्चे, तो फिर से मैं बता दूं, खाली चैप्टर का नाम याद हो तो 10th वगैरह का तो एग्जाम एक रात में आप प्रिपेयर कर सकते हो। खाली वीडियो लेक्चर ये वाला देखो और आप पढ़ लो अपना एनसीईआरटी, सारा समझ में आएगा। तो केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में हमने दो चीज देख लिया कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो आपका केमिकल रिएक्शन, इस बात की जानकारी आपको मिल गई। whenever you read always want the three answers, what, why और how। थोड़ा सा इसको इधर और इसको इधर करिए, मतलब क्या है कोई भी चीज, कैसे है और क्यों है, तीनों बात का जानकारी अगर आपको मिल रहा है इसका मतलब आपकी पढ़ाई सही दिशा में चल रही है। तो व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया है सर। हाउ यू कैन कंक्लूड दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कैसे आप ये कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है, तो इसका मतलब हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंश्योर द अकरेंस ऑफ अ रिएक्शन, कि आपको अकरेंस पता है, कि किसी भी भाषा में आपको सवाल पूछे तो आप कह देंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है सर, तीसरा पॉइंट आता है कि भैया ये हमको बताइए कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स प्रोसेस, कि इसकी प्रोसेस क्या होगी। तो आप कहेंगे सर देखो ना, एकदम एक्सप्लेन करिए, प्यार से हम कर रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है, आप लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का जो पहला सेलिएंट फीचर होता है कि केमिकल रिएक्शंस आर टू सेंसिटिव, वेरी वेरी सेंसिटिव दीज रिएक्शंस आर। मींस अगर आपने मास को वेरी किया, दीज आर मास सेंसिटिव। मास सेंसिटिव मतलब कि आपको जितना रिएक्टेंट लेना है उससे अगर आपने 0.1 ग्राम भी ज्यादा लिया तो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी। दीज आर टेम्परेचर सेंसिटिव, कि अगर आपका जो रिएक्शन जिस टेम्परेचर पे हो रहा होगा उसी टेम्परेचर पे होगा। क्योंकि देखिए हर रिएक्शन के लिए एक एनर्जी चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये सब थोड़ा थोड़ा साथ साथ में पढ़ते चलिएगा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज नथिंग बट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स, फॉर द कन्वर्जन ऑफ व्हाट मेरे बच्चों, रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। इससे कम एनर्जी अगर रिएक्शन मिक्सचर की है तो आपका कन्वर्जन ही नहीं होगा।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मास सेंसिटिव भी होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव, और थर्ड इन्वायरमेंट सेंसिटिव। तो इन्वायरमेंट सेंसिटिव अगर कोई रिएक्शन है तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए, आपको वहां पर रेमेडी क्या है इसकी, तो आप कहेंगे कि सर इसकी रेमेडी है कि आप इम्प्योरिटीज को हटा दीजिए, बिल्कुल वहां से खत्म कर दीजिए, इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड, इम्प्योरिटीज आपका वहां से हट जाना चाहिए। मास सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव और इन्वायरमेंट सेंसिटिव, ये तीनों रिएक्शन के प्रमुख गुण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी केमिकल रिएक्शन के बारे में 3 नंबर में लिखना हो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। सर कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, तो मास सेंसिटिविटी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे कि एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे मास का। आपके थोड़े से बड़े होने के बाद आप पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, कि आपका एकदम एक्यूरेट मास होना चाहिए, एज मच एक्यूरेट एज यू कैन, उतना एक्यूरेट आपको होना पड़ेगा। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में डिफरेंस भी आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। टेम्परेचर सेंसिटिव होना चाहिए, तो वो तो चलो थोड़ा आसान है, आप टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट सेंसिटिविटी को खत्म करना है या इम्प्योरिटीज को खत्म करना है, तो जरा बोर्ड पर यहाँ आप देख सकते हैं कि सर हम क्या करेंगे, बाय द यूज ऑफ वैक्यूम चेम्बर, बाय द यूज ऑफ वैक्यूम चेम्बर, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चैम्बर होता है जिसके अंदर, देखो एब्सोल्यूट वैक्यूम तो करना संभव नहीं है, लेकिन आप पार्शियल वैक्यूम कर सकते हो कि एक कंटेनर के अंदर आप यहां पर ऐसा रखोगे, इधर एब्सोल्यूट वैक्यूम मतलब, और प्रेशर एकदम जीरो करना संभव नहीं है, कितना भी आप वैक्यूम पंप लगा लोगे तो भी यहाँ पर एक मानिए कि आपका वैक्यूम पंप लगा हुआ है और आपका ये डिवाइस जो है ये सिमेट्रिक डायग्राम है, दिस इज योर नथिंग बट वैक्यूम पंप, VACWM होता है, ये भी आप में से कई लोग शायद गलती करते होंगे, VACWM। तो दिस इज अ चैम्बर जिसके अंदर पार्शियल वैक्यूम करके रखा गया है, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी ना रहे, कोई अनदर गैस ना रहे जो आपके प्रोडक्ट को इंटरफेयर कर सके। इधर से आप डालेंगे सोडियम का वेपर गैसियस फॉर्म में, इधर से आप डालेंगे क्लोरीन का गैस, और दोनों मिलकर के थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहले तो क्लाउड के फॉर्म में रहेगा, बट धीरे धीरे आपको यहाँ पर नमक बनता हुआ दिखेगा। तो क्यों हमने यहां पर वैक्यूम चैम्बर लिया, इस पॉइंट के लिए, इन्वायरमेंट सेंसिटिव नहीं होना चाहिए रिएक्शन को। क्लैरिटी, चलिए जल्दी से रिवाइज करिए। व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, डेफिनेशन डन, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, आपने कहा अच्छी बात है सर। परमानेंट चेंज के थ्रू कन्वर्जन भी अगर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में हो रहा है, दैट ऑल्सो कैन बी अ डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आए कि सर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है जिससे हमको पता चले केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो आपने कहा कि सर स्टेट, कलर, टेम्परेचर, ये सब अगर चेंज होता हुआ दिख रहा है इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फोर्थ पॉइंट पे आप आए और आपने कहा कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को कहो, केमिकल रिएक्शंस आर, हाँ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कहो तो केमिकल रिएक्शंस आर टू सेंसिटिव, मास सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव और इन्वायरमेंट सेंसिटिव होता है, क्योंकि दो ही मीडियम है जहां पर रिएक्शन सबसे आसान तरीके से होता है। देखो कुछ रिएक्शन सॉलिड फेज में भी होते हैं, अगर रिएक्टेंट्स काफी ज्यादा रिएक्टिव हो तो कई सारे रिएक्शन सॉलिड फेज में भी हो जाते हैं, बट दे आर जस्ट वेरी फ्यू। जैसे फ्लोरीन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, वो किसी का क्लाउड छीन सकता है, किसी का इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, तो वो सॉलिड फेज में भी जाके चीजों से रिएक्ट कर जाता है ना। लेकिन हर चीज हर जगह पर ऐसा संभव नहीं है, दो ही फेज में रिएक्शन होता है, एक्वस मीडियम और गैसियस मीडियम। अ वेरी फ्यू रिएक्शंस आर देयर व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन सॉलिड फेज। अच्छा, आपने कहा कि सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि एक बहुत जरूरी बात करेंगे हम लोग, तो देखिए जरा करते हैं और वहीं से हम लोग थोड़ा सा एक आगे की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। और आपने कहा कि हाँ सर कर तो सकते हैं, बढ़िया बात है सर, अच्छी बात है, करवाइए जरा जल्दी से, और इस चैप्टर को समझ में दिमाग के अंदर डाल दीजिए इन द फॉर्म ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट द कंटेंट। तो आपने कहा ठीक है, अगर हम इसको अंडरस्टैंडिंग के रूप में कहें, देखो मैं नाम अभी भी लिख के रखा हूँ क्योंकि हम पहला पार्ट ये डील कर रहे हैं। आपने कहा ठीक है, अभी अभी आपने एक टॉपिक देखा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और मैंने आपको कहा था कि जो भी मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो भी मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड्स। आपने कहा ठीक बात, अच्छी बात। चलिए
इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर हमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज, और इससे कई सारी जानकारियां हमको मिलती हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर PSBC, फिर लिखेंगे मजिंटल, मजिंटल H और CHAAP, यानी PSBC माजिंटल H चाप, और इसको खून में डाल करके रखना है आज से। रात को नींद में भी कोई उठा के पूछे तो आप ये बात बोल पाए, PSBC माजिंटल H चाप। आपने कहा ठीक है, क्या है सर? ये देखो बहुत आसान है। जैसे यहां पर हम बात करें तो मैं एक लाइन में लिखने की कोशिश करूंगा, कुछ दिखाना है। P से हो जाएगा पोटेशियम, आप जानते हैं कि इसका जो सिंबल होता है K होता है। S से हो जाएगा सोडियम, आप जानते हैं कि इसका सिंबल Na होता है। B से बेरियम और इसका सिंबल Ba होता है। C से कैल्शियम और इसका सिंबल Ca होता है। आपने कहा सुंदर बात है। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए माजिंटल, क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है। तो आपने कहा कि यस सर, हम लोग को पता है, हम लोग इतने भी कमजोर नहीं है। मैग्नीशियम Mg, उसके बाद ए से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आपने कहा सुंदर। उसके बाद क्या होगा मेरे बच्चों? जिंक, तो ये Al, ये Zn। उसके बाद आयरन, उसके बाद निकेल, उसके बाद टिन, और उसके बाद लेड। तो क्या सर सारे मेटल्स आ गए क्या? आंसर है नहीं। देखो दुनिया में टोटल 94 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग है। हमें सबके बारे में अभी नहीं जानना है। इसके अलावा जितने भी बचे वो सारे मैनमेड एलिमेंट हैं या सिंथेटिक एलिमेंट। और आज की डेट में आपका पूरा पीरियोडिक टेबल भर चुका है, और अब नए किसी भी एलिमेंट के मिलने की संभावना अर्थ क्रस्ट के ऊपर नहीं है, धरती पर नहीं मिल सकता है। ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव कर दिया। 118 के 118 एलिमेंट मिल चुके हैं। तो आप एक बार जाइए और केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर लेक्चर 1, 2, 3 वो सारे क्लास के लिए कॉमन है। एक बार प्लीज देखिए, इफ यू वांट टू रियली लर्न केमिस्ट्री, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको मेहनत ही नहीं करनी है। आप मतलब क्या बताऊं मैं आपको, आपको हर चीज बहुत ही आसानी से चाहिए, जो कि मिलता नहीं है ना। दिस इज 12 o'clock इन द नाइट एंड आई एम टीचिंग यू। व्हाई? जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, कि कोई बच्चा यहाँ लिख के जाए कि सर मेरे बहुत अच्छे नंबर आए केमिस्ट्री के अंदर, या मेरी समझ डेवलप हुई केमिस्ट्री में। दैट इज ओनली द मोटिव। आपने कहा अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ देखूं तो पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये इस ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी घटती जा रही है नीचे की तरफ। आपने कहा ठीक है, इसको ऐसा क्यों लिखा है ये बाद में बताऊंगा। ये बीच में H से क्या होगा सर? तो बीच में S से होगा हाइड्रोजन, विच इज द बाउंड्री, और ये CHH, तो ये C से होगा कॉपर, सिंबल क्या होता है? Cu। H से देखिए, S से होगा मरकरी, हाइड्रेट जीरम बोलते हैं, मरकरी। एक्चुअल नेम इसका हाइड्रेट जीरम है, इसलिए इसका शॉर्ट नेम Hg है। उसके बाद Ag, तो आर्जेंटम, यानी कि हमारी भाषा में सिल्वर है, लेकिन देखिए वो शॉर्ट नेम से इसका सिंबल बना है Ag। फिर उसके बाद क्या होगा? गोल्ड, ऑरम, AuRam बोलते हैं, तो Au। और लास्ट में हो जाएगा प्लेटिनम। तो ये सारे कॉपर के बाद जो है, या कॉपर के नीचे जो है, ये सारे नोबल मेटल्स कहलाते हैं, यानी कि दीज आर ऑल्सो नेम एज पैसिव मेटल। यहां तक सर हम लोग को पता है, आप में से काफी लोगों को पता होगा। इधर वाले जो हैं ये सारे कहलाते हैं एक्टिव मेटल्स, तो ये भी पता है हमें। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं कि हाइड्रोजन के नीचे जो आते हैं रिएक्टिविटी में, दीज आर कॉल्ड पैसिव मेटल्स। हाइड्रोजन के आगे जो आते हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर है, रेदर वी कैन से, वो सारे कौन से मेटल्स हैं? एक्टिव मेटल्स। आपने कहा अच्छी बात है सर, ये तो हमने पढ़ा है। जो मैं बताने वाला हूं वो आपने नहीं पढ़ा है, कि एक्टिव मेटल को भी हमने बांटा है। ये जो आपको दिख रहे हैं कैल्शियम तक, इनको कहते हैं वेरी एक्टिव मेटल्स, VAM मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। दीज आर कॉल्ड वेरी एक्टिव मेटल्स। चलिए मैं 94 एलिमेंट और सिंथेटिक वाली बात को यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ। क्लैरिटी शुड बी देयर बच्चा। इफ देयर इज नो क्लैरिटी तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता पढ़ाने। तो जो यहाँ से है आपका, जो यहाँ से है आपका पोटेशियम से लेके और कैल्शियम तक, दीज आर कॉल्ड वेरी एक्टिव। एक्टिव तो सारे हैं बट ये वेरी एक्टिव है। मैग्नीशियम से लेके जिंक तक ये सारे मॉडरेटली एक्टिव है, मॉडरेटली एक्टिव।
अच्छा, और ये सारे लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट एक्टिव। ये क्या बात कर रहे हो सर? अभी अभी तो आपने कहा वो सब लीस्ट एक्टिव है। अरे भाई, वो पूरा ही पैसिव है। पैसिव मेटल का फैमिली अलग है। एक्टिव मेटल की फैमिली में भी तीन तरह के लोग हैं, एक वेरी एक्टिव है, एक मॉडरेटली एक्टिव है, अनदर इज लीस्ट रिएक्टिव। आपने कहा ये क्या बात कर रहे हो सर, कैसे आपको पता चला? तो देखिए, अगर आप, कैसे पहचान होती है इनकी, अगर आप वेरी एक्टिव मेटल की बात कीजिएगा, VAM की, तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे। लिखा रहेगा H2O और ब्रैकेट में कोल्ड, और ये आपको प्रोडक्ट देंगे, कोरोस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड देंगे और H2 लिबरेट करा देंगे। अगर आपके मॉडरेटली एक्टिव मेटल है, मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखूं Mg प्लस H2O हॉट, तो आप लिखेंगे सर MgOH होल ट्वाइस बनेगा प्लस H2 बनेगा, मतलब कोरोस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2 बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूं मेरे बच्चों Mg प्लस H2O कोल्ड, और क्यों नहीं 10th में पूछेगा आपसे, बगल में खाली लिख देगा कोल्ड, वाटर है लेकिन कैसा, कोल्ड वाला, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। अच्छा, तो सर ये जो लीस्ट रिएक्टिव है, ये करते हैं कोल्ड वाटर से भी, ये करते हैं हॉट वाटर से, और ये, तो इनको मैं अलग से नाम दे रहा हूं, दीज आर कॉल्ड बेहुदा मेटल्स, दीज आर कॉल्ड बेहुदा मेटल्स। तो अगर आप कभी देखें, अगर आप आयरन को रिएक्ट करवाने जाएंगे, किसको करवाने जाएंगे, आयरन को, तो Fe प्लस H2O, Fe सॉलिड फॉर्म में होगा तो H2O गैसियस लेना पड़ेगा मेरे बच्चों, और तब ये आपको देगा, आपने देखा भी होगा Fe3O4 प्लस H2, मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं खाली प्रोडक्ट लिख रहा हूं। आपने कहा सुंदर बात है सर। H2O गैसियस का क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ स्टीम। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे मानिए कि दो दोस्त हैं, उनको मिलकर के कुछ बनाना है, तो अगर एक दोस्त के पास पैसा कम है तो दूसरे के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, उस प्रोडक्ट को या अपने काम में सक्सीड हो पाएगा। दोनों ही भिखारी हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा सर, वो काम हो नहीं पाएगा। तो अगर आपका मेटल लीस्ट रिएक्टिव है, तो उसके साथ जो रिएजेंट यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करने आ रहा है, इट हैज टू बी मोर इन पोटेंशियल। तो यहां पर देखिए कि चूंकि मेटल अपना बेहुदा मेटल है आयरन, तो हमें साथ में क्या चाहिए बच्चा, हमें साथ में चाहिए कोई बहुत ही तगड़ा पोटेंशियल वाला लिक्विड, और यहां पर वाटर कोल्ड फॉर्म या हॉट फॉर्म में उतनी पोटेंशियल नहीं रखता है कि आयरन के साथ रिएक्ट कर सके, तो इसलिए हमको चाहिए स्टीम। अगर आप गौर से अपने एनसीईआरटी को देखेंगे, तो आपके एनसीईआरटी में जब बैलेंसिंग सिखाया है जिस इक्वेशन से, दैट इज दिस इक्वेशन, और यही यही वो रिएक्शन है जिसमें पहली बार हाइड्रोजन को डिस्कवर किया गया था। आप कभी सर्च करना कि द ओरिजिनल रिएक्शन फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन बाय हेनरी कैवेंडिश, तो हेनरी कैवेंडिश साहब ने यही वाला रिएक्शन किया था, और उनको पहली बार वो जो आपने सुना होगा पॉप साउंड के साथ बर्निंग, वो दैट दैट पॉप साउंड, दैट पॉप वर्ड इज कमिंग फ्रॉम हियर, कि इसी से यहीं पर मिला था उनको। अब इन सारी बातों का ये तो आपको याद रखना है सर, पीएसबीसी माजिंटा लेक्चाप, इससे आपको कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे अभी अभी आपने देखा था कि कॉपर CuSO4 बना के बैठा हुआ था और जिंक आया था, तो जैसे ही जिंक आया कॉपर भाग गया। आपने कहा ठीक है, अगर और भी कोई मेटल आएगा यहां से, आपने कहा सर मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा तो भी कॉपर को, इसमें से कोई भी आएगा तो कॉपर को वो डिस्प्लेस कर सकता है उसके एक्वस मीडियम में से एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने कहा ठीक है सर, इस सारी बातों पर सर क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो आपने कहा जैसे मानिए कि हमसे कोई पूछे कि सर इन तीनों ही जगहों पर, मैं ऐसे लिख रहा हूं Fe प्लस H2O कोल्ड ब्रैकेट में, क्या होगा बताइए। फिर कोई पूछे Fe सॉलिड, ऑब्वियसली, H2O हॉट, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए। और कोई पूछे कि Fe प्लस H2O गैसियस यानी कि स्टीम, और क्या होगा बताइए, तो हम कहेंगे सर यहाँ नो रिएक्शन, यहाँ नो रिएक्शन, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4 प्लस H2। तो अगर आप ये सब बात नहीं सीखे हुए रहेंगे तो एनसीईआरटी लगेगा कि यार हर लाइन याद करने लायक। आपने कहा अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के बारे में काफी चीजें आप जान गए हैं, इंक्लूडिंग द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आपने कहा सुंदर बात है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। आगे आइए, अब आता है कि केमिकल रिएक्शन में सर और क्या चीज है जो हमको फर्स्ट पार्ट में जानना चाहिए। सुंदर, देखिए, अब फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ दो चीज जानना है, वन इज apparatus apparatus required and another is process parameters
एंड स्पेशलाइज्ड रिएजेंट कि रिएक्शन के अंदर कहीं कोई स्पेशलाइज्ड रिएजेंट तो यूज नहीं हो रहा है। इन दोनों बातों की जानकारी आपको मिलेगी और आपका ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट देखते हैं। जैसे अपैरेटस रिक्वायर्ड में पूछता है, तो अपैरेटस अगर आप देखें तो आपको सबके बारे में खाली इतना पता होना चाहिए कौन क्या करता है। जैसे आप देखें टोंग, टोंग एक चिमटा होता है जो किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए काम में आता है। आपने कहा ठीक है। दूसरा चीज आप सुने होंगे आरबी फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। आपने कहा ये भी ठीक है सर, टोंग भी ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क भी ठीक है। कोनिकल फ्लास्क, अच्छा मैं थोड़ा दिखा भी दूं, इस तरह का आपको दिखेगा एक राउंड बॉटम फ्लास्क। आपने गूगल पे कभी सर्च मारा तो आपको ऐसा फ्लास्क दिखे तो दिस इज योर राउंड बॉटम फ्लास्क, ऐसे। और अगर कोनिकल फ्लास्क की बात करोगे, कोनिकल फ्लास्क, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके बुक में सारा कुछ बना हुआ है। आपको एक वॉच ग्लास दिखेगा। वॉच ग्लास देखो क्या होता है, एक तस्तरी होती है ऐसा प्लेट जैसी, ट्रांसपेरेंट तस्तरी होती है, ऐसा पतला सा पतला सा। आपने कहा ठीक है। वॉच ग्लास देखने का चीज नहीं होता है, उसके लिए अपन यूज करते हैं क्वार्ट्ज ग्लास। अगर मान लो कि जैसे मैग्नीशियम का रिबन है, आपने सुना होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो वो डेजलिंग ब्रिलियंस के साथ जलता है। कौन सा ब्रिलियंस मेरे बच्चों? यू विल से डेजलिंग ब्रिलियंस, खूब चमक के साथ। तो आपके आंखों के कौन सेल को हार्म कर सकता है। दैट्स व्हाई यू शुड लुक थ्रू द ब्लू कलर वॉच क्वार्ट्ज ग्लास। एंड वॉच ग्लास है जिसमें आप कोई भी राख वगैरह किसी चीज का बनाते हो तो उसको डाल के देख सकते हो। एक इसी तरह का प्लेट होता है जिसको आप चाइना डिश कहते हो। चाइना डिश एकदम ऐसा समानांतर एक बड़ा सा प्लेट होता है जिसको आप चाइना डिश कहते हो। आपने कहा अच्छी बात है सर। और एक बंसन फ्लेम बर्नर, जिसने उसको बनाया उसके नाम पे है ये, हालांकि आपने सिर्फ बर्नर सुना होगा, बट द नेम इज बंसन फ्लेम बर्नर। एक अच्छा खासा हीट जनरेट करने में ये सक्षम होता है, अच्छा खासा हीट जनरेट करने में ये सक्षम होता है। कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ से इसके फ्लेम निकल रहा होगा। आपने कहा ठीक है। इसको आप टेबल पे रखते हैं, इसके ऊपर चाइना डिश रखते हैं और इसके ऊपर कुछ भी गर्म कर सकते हैं। आपने कहा अच्छी बात है। तो ये apparatus यूज्ड हो गए। इसका सर कुछ करना है क्या? नहीं, बस आपको बता दिया कि आप जब पढ़ें तो कंफर्ट कंफर्ट रहे, मन में बहुत ज्यादा कंफर्ट रहे कि हर चीज तो सर ने बता ही दिया, क्या ही दिक्कत है। चलिए स्पेशलाइज्ड रिएजेंट में जरा चलते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो मान लो कि मैं एक रिएक्शन के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो कि N2+3H2 इज गोइंग टू गिव यू ट्वाइस NH3, और ये रिएक्शन पर ऐसा कुछ एरो बना रहे, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये दोनों मिलकर के अमोनिया भी बना सकता है और अमोनिया डिकम्पोज होकर पीछे भी जा सकता है। और एरो के ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए 450 डिग्री सेल्सियस, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट 200 ATM। आपने कहा ठीक है। और यहां लिखा रहे Fe, MO, तो याद करिए मोलिब्डेनम को। आयरन याद है आपको? हाँ याद है। कौन सा वाला? साइंस टीचर विनीता किरमानी मनफेको निकुंजन। आप याद करो कि 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 पे जाके खत्म होता है। और इसके ठीक नीचे क्या था? यार जरा नंबर मिला तो रुद्र राजा प्रताप चांदी वाले का। आपने कहा सुंदर बात है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। आपने कहा अच्छी बात है। तो सर ये एरो के ऊपर ये सारे चीज क्या लिखे हुए हैं, यही मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले इसको मिटाता हूं, लोकेशन दिखा दिया आपको मोलिब्डेनम का। कभी समय मिले, जो आपके पास जरूरी काम है, जैसे प्रधानमंत्री से बात करनी है, ट्रंप के साथ कुछ वो ट्वीट वगैरह करना है, अगर आपको उससे टाइम मिल जाए तो यू कैन गो एंड लर्न फ्रॉम द बुक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अच्छा इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए काम की बात है। अब आप केमिकल रिएक्शन से पूरी तरह वाकिफ हैं। ये दोनों रिएक्टेंट हुआ होगा, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड हुआ होगा और अमोनिया में कन्वर्ट हुआ होगा। आपने कहा अच्छी बात है। आयरन जो है सर, आयरन, आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है। मैंने आपको बताया था कि हर रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, इसको कम कर देता है तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, फास्ट, ज्यादा रेट से होता है।
कभी भी डोंट इंटरफेयर इन द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये कभी भी आपके फाइनल कंपोजिशन में नहीं दिखेगा। इट इज इन्वॉल्व इनर्जेटिकली बट नॉट इन द कंपोजिशन, ये एनर्जेटिकली तो इन्वॉल्व है क्योंकि इसने अपना एनर्जी दिया है रिएक्शन मिक्सचर को, लेकिन कंपाउंड के कंपोजिशन में नहीं घुसा है। गया, एनर्जी दिया, बिल्कुल एकदम एक समाज सेवी की तरह है। फोटो तो नहीं खिंचवाता है कि 20 रुपया दे रहे हैं किसी को फोटो खिंचवा लिए, नहीं। देखे होंगे आप, एक पेड़ किस जगह लगा रहे हैं और 70 आदमी खड़े हैं वहां पे और सब फोटो खिंचवा रहे हैं पेड़ को पकड़ के, पेड़ भी मर जाता है बेचारा वैसे में। तो ऐसा नहीं करना, प्रॉपर समाज सेवी है, जाता है अपना एनर्जी देता है और बाहर आ जाता है। आपने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। तो कैटलिस्ट एफ ही यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होता है, द रिएजेंट। आपको डेफिनेशंस बड़े याद रखने हैं, मतलब समझ समझ के लिख देने हैं, जैसे हम अभी लिख रहे हैं, हम थोड़ी याद करके आए। आपने कहा ठीक है, द रिएजेंट दैट increases the rate of a reaction without being involved in the composition of final product, in the composition of final product। तो आपने कहा बात तो सर काफी सुंदर कह दी आपने, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, सुंदर बात। अच्छा ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम खत्म हो गया। लेकिन रिएक्शन के रेट को कैटलिस्ट बढ़ाता है, तो अगर कभी कैटलिस्ट सुस्त पड़ जाए तो इसके रेट को कौन बढ़ाता है, तो उसी का नाम है मेरे बच्चों प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है, द एंटिटी, रिएजेंट लिखने से अच्छा है एंटिटी लिखिए, द एंटिटी विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ कैटलिस्ट। आपके कैटलिस्ट के फंक्शनिंग को अगर कोई बढ़ा दे तो दैट विल बी श्योरली कॉल्ड प्रमोटर। और मोलिब्डेनम यहाँ क्या था, प्रमोटर। आयरन क्या था, कैटलिस्ट। और ये 450 और 200 एटीएम क्या लिखा हुआ है, मैं एग्जैक्ट नहीं हूं बट लगभग इतना ही होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है सर, तो आप जवाब देंगे कि सर दीज आर कॉल्ड प्रोसेस पैरामीटर्स। इन सबको ही कहा जाता है प्रोसेस पैरामीटर, कि कोई प्रोसेस कितना टेम्परेचर पे होगा। क्या सर केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया, नहीं, एक आखिरी बात और है, आपने बोला ठीक है। प्रमोटर कैटलिस्ट याद रखिएगा, ये सारे रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस के पार्ट हैं, ये सारे जानने आवश्यक हैं, सबका डेफिनेशन जानना 10th में आवश्यक है, ताकि 11th 12th क्लास में जब इनके बारे में और ज्यादा बात की जाए तो आपको समझ में आए। अच्छा, लास्ट बात, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सारे दोबारा आएंगे, ये जो टॉपिक है ये दोबारा आएगा लास्ट में, इक्वेशन वाले पार्ट में भी इसको पढ़ना है, बट अभी तत्काल इसके कुछ कुछ पार्ट को पढ़ना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, आपने कहा क्या सर, तो एक रिएक्शन का टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम कई बार सिंथेसिस भी कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि Mg सॉलिड प्लस O2 गैसियस मिल करके MgO सॉलिड। देखो बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि ट्वाइस Mg और ट्वाइस यहाँ, कभी बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि मेटल्स ऑक्साइड आर जनरली सॉलिड, और जैसे आप इनको हाइड्रोलाइज करते हो दे विल फॉर्म बेसिस। क्या सर सारे मेटल्स बेस बनाते हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। सारे मेटल बेस नहीं बनाते, कुछ मेटल्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं, कुछ मेटल्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं। तो अगर ये लाइन लिखा हुआ है कहीं पे ट्रू और फॉल्स में कि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट ऑलवेज बेसिक, दे आर एम्फोटेरिक आल्सो समटाइम्स। आपने कहा अच्छी बात है। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद क्या होगा सर, तो कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं दोबारा से मैं बोला पढ़ाऊंगा, जैसे अभी इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो A प्लस बी मिलके अगर ए बी बना रहा है तो ये कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस है। डिकम्पोजिशन में ए बी टूट करके आपको A प्लस बी दे, तो ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, थर्ड रिएक्शन टाइप इज डिस्प्लेसमेंट, कि ए बी एक कंपाउंड था और इसके साथ एक कंपाउंड सी ने रिएक्ट किया और अब बन गया है सी बी या बी सी और प्लस ए बाहर चला गया। और फोर्थ रिएक्शन जिसको आप कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ए बी होगा
और CD होगा, आपस में रिएक्ट करेगा और बाद में AC प्लस BD आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। आपने कहा काफी अच्छी बात है सर, काफी सुंदर बात है। तो यहां पर आकर के केमिकल रिएक्शन आपका समाप्त हो जाता है। अब दूसरा पार्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग कल करेंगे, बट एक बार फटाक से समराइज करते हैं। इन द फर्स्ट चैप्टर of class 10th, which is chemical reactions and equations, first we have studied the definition of a chemical reaction. वहां याद क्या रखना है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। आपने कहा अच्छी बात है सर, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड याद रहेगी सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उस मैकेनिज्म को कॉपी पर करके दिखा दें तो एग्जामिनर और प्रभावित हो जाएंगे कि बच्चे ने पूरा समझ के पढ़ा है। ठीक है सर। दूसरी बात पे हम आते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज करें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वही SECR, स्टेट में चेंज दिखेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखेगा, चेंज ऑफ कलर दिखेगा और राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर नहीं भूलना है। आपने कहा ठीक है सर। हमने कॉपर सल्फेट आयरन, कॉपर सल्फेट जिंक सबका एग्जांपल देखा है कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को भगा देता है उसके कंपाउंड से। आपने कहा अच्छी बात। उसके बाद हम लोग चले आगे तो हमने देखा कि सर मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज PSBC माजिंटल एच चाप को याद रखना बेहद आवश्यक है। क्या याद रखना पड़ा, नहीं ब्रेन मैप है PSBC माजिंटल एच चाप। आपने कहा ठीक है। वहां हम लोगों ने तय किया कि एक्टिव मेटल में भी 3 कैटेगराइजेशन है, वेरी एक्टिव, मॉडरेटली एक्टिव एंड बेहुदा मेटल्स। बेस क्या बनाया है, रिएक्शन विथ वाटर, कि आप वाटर से किस फॉर्म में रिएक्ट कर पाते हो। इफ अ मेटल इज रिएक्टिंग विगरसली विथ वाटर इन कोल्ड फॉर्म then it is a very active metal, it has to be a very active metal। आपने कहा अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मेटल नहीं रिएक्ट कर पा रहा है विगरसली, इसका मतलब इट इज मॉडरेटली एक्टिव मेटल और उसको लगेगा हॉट वाटर, कोल्ड वाटर डालोगे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। आपने कहा ठीक है। जैसे मैग्नीशियम, जैसे एल्यूमिनियम, ये सारे मॉडरेटली एक्टिव है, हॉट वाटर चाहिए। और कुछ बेहुदा मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, है ना, टिन, लेड वगैरह, तो इनके साथ अगर आप कभी रिएक्शन करवाने जाओगे यू हैव टू यूज स्टीम। इसलिए आपके एनसीईआरटी में देखना जाकर क्या है कि Fe+H2O गैसियस लिखा हुआ है। आपने कभी सवाल ही नहीं किया होगा टीचर से कि सर यहाँ लिक्विड की जगह गैसियस। कई स्कूल्स में तो कटवा के लिक्विड करवा देते हैं, वहां पता ही नहीं और आप वहीं से सोचते हो कि हमको रट्टा मारना है ना। चलिए, फिर उसके बाद हमने देखा कि अपैरेटस क्या होते हैं। तो हमने आपको जो भी क्लास 10th के लेवल पे आपको चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको हो सकता है वाइवा में वो अपैरेटस दे दे और पूछे कि ये क्या है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। तो राउंड बॉटम फ्लास्क आपको पहचानने आना चाहिए, टोंग पहचानने आना चाहिए, बंसन फ्लेम बर्नर पहचानने आना चाहिए, कोनिकल फ्लास्क पहचानने आना चाहिए, टेस्ट ट्यूब पहचानने आना चाहिए। ये क्लास 10th का सिलेबस में है। आपने बोला ठीक। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज अ कैटलिस्ट एंड व्हाट इज अ प्रमोटर। A catalyst increases the rate of a reaction and a promoter increases the rate of functioning of a catalyst। हम पर तुम पर खुदा जैसी बात, वो उसके रेट को बढ़ाता है, वो उसके रेट को बढ़ाता है। आपने कहा अच्छी बात। फिर फाइनली हम लोग पहुंचे लास्ट पार्ट में जहां हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा मतलब कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन सिंथेसिस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दिस कंप्लीट्स all about chemical reactions। Thank you for watching the video। If you like the video then please share it with your friends। Thank you, good night।